Hey everyone, I hope you all are doing great. Guys, welcome to our YouTube channel for CUET, that is CUET by LPT. People, in this video, we will be addressing the arithmetic part of your CUET GAT preparation, यानी जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर जो अर्थमेटिक मैथमेटिक्स का जो पार्ट है, जो क्वांट का पार्ट है, उसमें अर्थमेटिक के जो टॉपिक्स हैं उनको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सारे ही स्टूडेंट्स जो कि CUET 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों को थोड़े डाउट्स हैं लास्ट ईयर के पेपर में क्या आया था, CUET 2025 में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और एक कंप्लीट रिवीजन सब लोग एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं कि एक थरो रिवीजन हो जाए, हमारा थरो कॉन्सेप्ट्स हमारे कवर हो जाए। अब कॉन्सेप्ट्स कवर करने का देखिए सबसे आसान तरीका है कि हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करें, ठीक है। सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला है जब तक आप उसको अप्लाई करना नहीं जानते हैं। तो कंसेप्ट्स हम कवर करेंगे यहाँ पे किसके थ्रू, क्वेश्चंस के थ्रू। ओके, तो CUET 2025 के क्वेश्चंस भी हम एड्रेस करेंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी लेंगे, जिन टॉपिक से लास्ट ईयर पेपर के अंदर क्वेश्चंस आए हैं उन टॉपिक्स पे भी बात करेंगे और उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके, चलिए पीपल, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट सेशन अर्थमेटिक का, जहां पर कि हम कंसेप्ट्स कवर करने वाले हैं थ्रू क्वेश्चन CUET 2026 के लिए। लेट्स स्टार्ट विद द सेशन। जो देखिए, सबसे पहले CUET 2025 में एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया, मैं यहाँ पे आपको टॉपिक के बारे में भी आइडिया दूंगा, ठीक है। दिस वाज बेस्ड ऑन प्रपोर्शन। ओके, प्रपोर्शन एक बहुत ही सिंपल सा टॉपिक होता है, ठीक है। किसके अंदर आता है? रेशो, प्रपोर्शन, वेरिएशन, आप लोगों ने नाम सुना होगा। प्रपोर्शन एक बहुत आसान सा टॉपिक है। क्या होता है, पहले बेसिक आइडिया लेते हैं, फिर क्वेश्चन को एड्रेस करेंगे। देखिए, प्रपोर्शन का मतलब होता है, सिंपल प्रपोर्शन की अगर मैं बात करूं तो ये कहता है कि अगर दो रेशो इक्वल हैं, ठीक है, अगर A अपॉन बी इज इक्वल टू C अपॉन डी, देन दीज फोर क्वांटिटीज आर सेड टू बी इन प्रपोर्शन। यानी कि मैं यहां से बोल सकता हूं कि A इज टू B इज इन प्रपोर्शन विद C इज टू D। बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, राइट। एक प्रॉपर्टी भी यहां पे इसी के साथ में हमारे पास में आ जाती है कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। क्या प्रॉपर्टी है कि एक्सट्रीम्स का जो प्रोडक्ट है वो किसकी प्रोडक्ट के बराबर होगा? मीन्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। कौन से एक्सट्रीम्स होते हैं? जो कॉर्नर वाली टर्म्स हैं उन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, जो मिडिल टर्म्स हैं उन्हें हम मीन्स बोलते हैं। ओके, तो यहां से हम कंक्लूड कर लेते हैं कि AD विल बी इक्वल टू BC। और देखिए, मैथमेटिकली स्पीकिंग, अगर आपने ये चीज पहले ही स्टेट कर दी है कि दो रेशो इक्वल हैं, तो यहां से भी आप इसी सेम प्रॉपर्टी को कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास में जो रिजल्ट आने वाला है वो क्या है कि AD इज इक्वल टू BC। अब ये बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है, इसको यूज करके CUET 2025 में क्वेश्चन पूछा गया, जिसमें कि हमें बोल रहा है 36:84 इज इन प्रपोर्शन विद 42:x, और आपको क्या निकालना है? x की वैल्यू निकालनी है। तो चलिए इसी प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देते हैं। ओके, हमें पता है प्रोडक्ट ऑफ मीन्स यानी कि 84 इंटू 42 मस्ट बी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यानी कि 36 इंटू एक्स, ठीक है। अब ये 36 इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगा, सो 84 इंटू 42 अपॉन 36 विल बी द वैल्यू ऑफ x। 12 से हम कैंसिल कर सकते हैं 3 टाइम्स, और ये हमारा कैंसिल हो गया 7 टाइम्स। 3 से हमने फर्दर कैंसिल कर दिया, दिस इज 14, एंड व्हाट इज 14 इंटू 7? 14 इंटू 7 इज 98। तो x की वैल्यू गाइज यहां पर क्या आ जाएगी? 98। अब देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, ठीक है। एक आसान कॉन्सेप्ट और उसी पे बेस्ड एक सिंपल सा क्वेश्चन आपसे CUET 2025 के अंदर पूछा गया। ओके, एक और क्वेश्चन। अब देखिए, जैसा मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में प्रॉमिस करा था, हम सिर्फ लास्ट ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम उनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी डिस्कस करेंगे और यहां पर प्रैक्टिस भी करने वाले हैं। तो सिर्फ एक क्वेश्चन नहीं, इससे ही रिलेटेड प्रपोर्शन का एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए साथ में सॉल्व करेंगे। क्या पूछ रहा है? What must be added to each of these numbers, that is 2, 4, 14 and 24, such that they become in proportion? अब देखिए, हमें जो चार नंबर्स दे रखे हैं, जो टर्म्स दे रखी हैं, दैट इज 2, 4, 14 एंड 24। ओके, हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इन चारों टर्म्स में ऐसी कौन सी क्वांटिटी हम ऐड करें कि इनको ऐड करने के बाद में ये चारों टर्म्स प्रपोर्शन में आ जाए। अब ये अगर हमें फाइंड आउट करना है तो बड़ा आसान सा तरीका है। सबसे अच्छी चीज, एक चीज, बहुत सारे स्टूडेंट्स ना सिर्फ कॉन्सेप्ट पढ़ करके ना एग्जाम क्लियर करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को एक सिंपल सी एडवाइस दे रहा हूं, कॉन्सेप्ट्स को ना अप्लाई करना सीखिए।
दूसरी बात, एप्टीट्यूड का पेपर है, यू विल गेट 60 मिनट्स, यू विल हैव 50 क्वेश्चंस इन जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, तो वहां पर आपको जो क्वेश्चन आसान दिख रहे हैं उनको बहुत जल्दी सॉल्व करना आना चाहिए, और उसके लिए अगर ऑप्शन की हेल्प हमें लेनी पड़े तो देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट, ठीक है। अब देखिए, मुझे पता है कि अगर कोई चार चीजें प्रपोर्शन में आनी है तो उनका जो रेशियो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, यानी A अपॉन B शुड बी इक्वल टू C अपॉन D। या तो इस प्रोसेस को ध्यान रखिए, या फिर इस चीज को ध्यान रखिए कि अगर A इज टू B इज इन प्रपोर्शन विद C इज टू D, तो हमें पता है A इंटू D मस्ट बी इक्वल टू B इंटू C। ओके, जो अभी हमने डिस्कस करा था। अब मैं क्या करूंगा गाइस, यहां पे मैं इन ऑप्शंस को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा। कैसे सॉल्व करूंगा, देखो, लेट्स से हम पहला ऑप्शन पिक करते हैं कि हमने इन सारे नंबर्स के अंदर 2 ऐड कर दिया, तो जैसे ही आप +2 करोगे यहां पे आपके पास में क्या सीरीज आएगी, ये 2 बन जाएगा 4, ये बन जाएगा 6, दिस विल बी 16 एंड दिस विल बी 26। ओके, अब हमें क्या चेक करना है, हमें चेक करना है कि क्या ये दोनों प्रोडक्ट्स सेम हैं, या फिर आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या आपका रेशो इक्वल है, ठीक है। किसी भी तरीके से इंटरप्रेट कर सकते हैं, दोनों बातें सेम है। तो प्रोडक्ट चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये 16 इंटू 6 कितना आने वाला है मेरे पास में 96, और ये 6 इंटू 4 ये तो 4 पे एंड होने वाला है। बेसिकली मैं मल्टीप्लाई कर सकता हूं, ठीक है, इट विल बी 104, बट द पॉइंट इज कि यूनिट डिजिट से ही पता लग रहा है ना कि यहाँ पे यूनिट डिजिट 4 रहने वाली है, यहाँ पे यूनिट डिजिट 6 रहने वाली है। दैट मीन्स ये जो 2 है ये मेरा आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर मैंने इन नंबर्स के अंदर 2 ऐड करा तो ये चारों नंबर्स प्रपोर्शन में नहीं आएंगे। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, 3 है। चलिए चेक करते हैं फटाफट से। अब देखिए, थोड़ा जल्दी करना है तो आपको स्पीड अप करना पड़ेगा अपना गेम। जल्दी से नंबर्स निकालते हैं। ये हमारे पास में कितना आएगा, 5, दिस विल बी 7, दिस विल बी 17 एंड दिस विल बी 27। ओके, 7 इंटू 7 49, 9 पे एंड होने वाला है। 7 इंटू 5 35, 5 पे एंड होने वाला है। जी नहीं, यहां पर भी प्रोडक्ट सेम नहीं होने वाला है, यानी कि ये प्रपोर्शन में नहीं आएगा। थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं, 1 ऐड करते हैं। तो देखिए 1 ऐड करते ही हमारे पास में क्या बनेगा, 3, 5, 15 एंड 25। चलिए 15 इंटू 5 कितना होता है, 75, और 25 इंटू 3 भी गाइस कितना होता है, 75। तो यानी कि वो कौन सा नंबर होना चाहिए जो कि हम इन चारों नंबर्स में ऐड करें और हमारा रिजल्ट प्रपोर्शन में आ जाए। दैट नंबर शुड बी इक्वल टू 1। दैट नंबर शुड बी इक्वल टू 1। वो क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी क्वेश्चन को गाइस देखो, हमारे पास में एल्जेब्रिक तरीका भी है सॉल्व करने का, बट आई डोंट थिंक कि वो एल्जेब्रिक तरीका आपको किसी तरीके से सीयूटी के पेपर में हेल्प करने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप एल्जेब्रिक तरीके से चलोगे तो आपको रियलाइज होगा कि से सपोज ये जो क्वांटिटी है व्हाट मस्ट बी एडेड, इसको अगर हम x लेते हैं तो हमें पता है कि 2 प्लस एक्स अपॉन 4 प्लस एक्स, ज्यादातर स्टूडेंट्स इस तरीके से इक्वेशन बना के सॉल्व करते हैं, विल बी इक्वल टू 14 प्लस एक्स अपॉन 24 प्लस एक्स, ठीक है। फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इवेंचुअली एक एल्जेब्रिक इक्वेशन बनेगी जिसमें कि फिर आप x के लिए सॉल्व करोगे। माय पॉइंट इज, जब ऑप्शन दे रखे हैं तो यूज दीज ऑप्शंस, ठीक है। जहां पर भी ऑप्शन यूज करके आप आंसर निकाल सकते हो, कोशिश करो कि आप उन ऑप्शंस को यूज करो, राइट। तो आई होप प्रपोर्शन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको सबको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सीयूटी 2025 में एक क्वेश्चन आया जिसमें कि प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा था, ठीक है। क्या क्वेश्चन था, ये बोल रहा है कि राम परचेज्ड अ वॉच एट द कॉस्ट ऑफ 9/10 ऑफ द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अब कई सारे लोग ना, कई सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे फ्रैक्शन को देख करके डर जाते हैं। डरने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में ध्यान से देखिए, ओवरऑल परसेंटेज प्रॉफिट लॉस पूछा है। हम कॉस्ट प्राइस अज्यूम करके क्वेश्चन को बहुत इजीली सेकंड्स के अंदर खत्म कर देंगे। कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। तो क्वेश्चन बोलता है कि राम ने एक वॉच परचेज करी है जो कि वो बोल रहा है कि ओरिजिनल कॉस्ट के 9/10 पे परचेज हुई है, और उसने उसको सेल कराए 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। तो यहां से ये समझ में आता है यार, ये सारा गेम, ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एक बात पे टिका हुआ है कि ओरिजिनल कॉस्ट क्या रहने वाली है, ठीक है। चलिए, तो हमने बात करी कि भाई ओरिजिनल कॉस्ट अगर हम अज्यूम करना चाहें, बस अज्यूम करते वक्त में स्टूडेंट्स आपको एक बात ध्यान रखनी है कि आप किस फ्रैक्शन को यूज करने वाले हो, ये आपको पता होना चाहिए। क्यों?
क्योंकि अगर मैं 9/10 यूज कर रहा हूं तो मेरे लिए बहुत आसान होगा अगर मैं ओरिजिनल कॉस्ट को 10 का मल्टीपल ले लूं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं ओरिजिनल कॉस्ट मान लेता हूं कितना, 100 रुपीज, ठीक है। तो देखिए ओरिजिनल कॉस्ट तो 100 है, राम के लिए कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 9/10 टाइम्स ऑफ 100, 9/10 टाइम्स ऑफ 100, यही बोला है क्वेश्चन ने कि ओरिजिनल कॉस्ट के 9/10 पे उसने परचेज करा है। तो यानी कि उसने कितने रुपीस में परचेज करा है इस प्रोडक्ट को, उसने परचेज करा है 90 रुपीस में। फिर वो आपको बोलता है कि और सेल कितने पे करा है, 8% मोर देन द ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है, 100, तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 100 का 8% ज्यादा, ठीक है। अब ध्यान रखिए 8% अगर किसी को बढ़ाना है तो इसका मतलब उसका 108% कैलकुलेट करना है। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, या फिर 8% आप वैसे भी जानते हैं 8 होगा, तो सेलिंग प्राइस हो गया हमारे पास में कितना, 108। अब क्वेश्चन फाइनली क्या पूछ रहा है, हिज प्रॉफिट लॉसेस, उसका प्रॉफिट लॉस कितना है। तो ध्यान से देखो, आपके पास में कॉस्ट प्राइस आ रहा है कितना, 90, सेलिंग प्राइस आ रहा है कितना, 108। क्लियरली पता लग रहा है कि प्रॉफिट है। कैसे पता लग रहा है, बहुत ऑब्वियस सी बात है कि सेलिंग प्राइस आपकी ज्यादा है किससे, कॉस्ट प्राइस से, ठीक है। ये बेसिक नेसेसरी कंडीशन होती है। और प्रॉफिट कितना है, 108 माइनस 90 यानी कितना, 18 रुपीज का। परसेंटेज प्रॉफिट किसके रिस्पेक्ट में निकलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। परसेंटेज प्रॉफिट हो, परसेंटेज लॉस हो, हमेशा किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। बहुत सारे स्टूडेंट्स यहां पे क्या गलती करते हैं, वो प्रॉफिट तो सीपी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, लॉस को सेलिंग प्राइस के रिस्पेक्ट में निकालने लग जाते हैं। जी नहीं, हमेशा याद रखिए चाहे प्रॉफिट है चाहे लॉस है, किसके रिस्पेक्ट में निकलेगा, सीपी के रिस्पेक्ट में। ओके, तो परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट दैट इज 18 अपॉन व्हाट, कॉस्ट प्राइस 90 मल्टीप्लाई बाय कितना, 100। तो ये तो बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है हमारे पास में, 2 टाइम्स, और मेरा आंसर आ गया कितना, 20% प्रॉफिट, राइट। देखो कितना आसान क्वेश्चन था। ये सारे क्वेश्चन आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हो अगर आपने बेसिक्स अच्छे से कवर कर रखे हैं। तो यहां पर जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मैं इसीलिए आपको साथ के साथ में उसका बैकग्राउंड भी देता जा रहा हूं कि प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन में परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा, परसेंटेज लॉस क्या होगा, जैसे हमने पिछली बार में सिंपल प्रोपोर्शन देखा। और इसी तरीके से हम प्रैक्टिस करते करते सारे टॉपिक्स का यहां पे रिवीजन करेंगे आने वाले टाइम में। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं। अब देखिए ये तो था सीयूईटी 2025 का क्वेश्चन। एक इसी में बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोगों के लिए। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, अ ट्रेडर हैज 130 kg ऑफ पल्सेस। क्या है उसके पास में, 130 kg ऑफ पल्सेस हैं उसके पास में, ठीक है। पार्ट ऑफ विच ही सेल्स एट 12% प्रॉफिट, ठीक है। इसमें से कुछ पार्ट है जो कि वो 12% प्रॉफिट पे सेल करता है, एंड द रेस्ट एट 25% प्रॉफिट। रिमेनिंग कितने पे सेल कर रहा है, 25% प्रॉफिट पे। ही गेन्स 18% ऑन द होल। ओवरऑल उसको क्या हुआ है, ओवरऑल उसको 18% का प्रॉफिट हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। बहुत मजेदार कंसेप्ट सिखाने वाला हूं आपको, ध्यान से इसको ध्यान से देखिए, पे अटेंशन टू दिस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। मैथ्स के अंदर गाइस हमारे पास में एक रूल ऑफ एलिगेशन होता है, ठीक है। रूल ऑफ एलिगेशन, पहले इस रूल को समझते हैं कि ये रूल ऑफ एलिगेशन है क्या चीज। देखिए रूल ऑफ एलिगेशन ये बोलता है कि अगर कभी भी आपके पास में एक चीपर क्वांटिटी है और एक डियरर क्वांटिटी है। चीपर क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, छोटा वाला नंबर, सस्ती प्राइस, लेसर इन क्वांटिटी। अगर केजीज की बात हो रही है, परसेंटेज प्रॉफिट की बात हो रही है, तो फिर परसेंटेज के अंदर छोटी वाली वैल्यू। और डियरर का मतलब क्या हुआ, महंगी वाली प्राइस, ठीक है, या फिर बड़ी क्वांटिटी जिसका वेट ज्यादा है, जिसका परसेंटेज प्रॉफिट ज्यादा है, ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिक्स करूंगा तो मेरे पास में आएगी मीन प्राइस या मीन क्वांटिटी। ओके, तो सिंपल कॉन्सेप्ट है, आप चीपर डियरर को मिक्स करोगे, कोई भी दो चीजों को मिक्स करोगे तो आपके पास में मीन वैल्यू निकल करके आती है। अब रूल ऑफ एलिगेशन ये बोलता है कि अगर मैंने चीपर डियरर को मिक्स करके मीन बनाया है, यानी कि आपका कुछ भी चीज आपने दो क्वांटिटीज को मिक्स करके अगर तीसरी क्वांटिटी बनाई है, then the ratio in which these two quantities are mixed will be given by, क्या रेशो होने वाला है, इट विल बी, ध्यान से देखिएगा, डियरर माइनस मीन, डियरर माइनस मीन इज टू मीन माइनस चीपर, इज टू क्या, मीन माइनस चीपर,
ठीक है, अब ये कहां से आया, कैसे आया भाई, इसके पीछे एक सिंपल सी फिलॉसफी है। आप समझिए, अगर आप 20 रुपीज पर केजी की शुगर को 50 रुपीज पर केजी की शुगर के साथ में मिक्स करोगे, ठीक है, अगर इक्वल मिक्स करोगे तो डायरेक्ट एवरेज ले सकते हैं 20 प्लस 50 70/2, यानी कि एवरेज कितना आ जाएगा 35, ठीक है, 1:1 के रेशियो में मिक्स करा तो। लेकिन अगर मैं किसी और रेशियो में भी मिक्स करता हूं तो ठीक है 35 नहीं आएगा, लेकिन एक बात समझने की है, वो रहेगा तो 20 और 50 के बीच में ही। तो रूल ऑफ एलिगेशन ये बोलता है कि अगर आपने एक चीपर क्वांटिटी को डियरर के साथ में मिक्स करा है और मीन क्वांटिटी अगर आपने बनाई है, तो द रेशियो इन विच दीज टू आर मिक्स्ड विल बी गिवन बाय डियरर माइनस मीन इज टू मीन माइनस चीपर। जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो हम बात कर रहे थे 20 50, लेट से मैं आपको बोलता हूं कि एवरेज प्राइस आ रही है 40 रुपीज पर केजी, तो किस रेशियो में मैंने मिक्स करा होगा, 50 माइनस 40, डियरर माइनस मीन कितना हो गया 10 इज टू मीन माइनस चीपर। मीन माइनस चीपर का मतलब क्या हो गया, 40 माइनस 20, 40 माइनस 20 मतलब 20। तो किस रेशो में हमने मिक्स करा होगा, हमने मिक्स करा होगा 1:2 के रेशो में। स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है जिससे कि बहुत सारे क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाते हैं और हम इक्वेशन बना के सॉल्व करने से बच जाते हैं, ठीक है। अब जरा हम पिछले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। यहां पे नोटिस करो, क्या ऐसी ही कहानी आपको नहीं दे रखी है, इजंट इट एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस। मैं क्यों आपको एलिगेशन से इसको सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, क्योंकि इसका जो ऑल्टरनेटिव है वो बड़ा लेंदी है। आप क्या करोगे, आप इसको x मानोगे, इसको 130 माइनस एक्स लेकर के चलोगे, फिर इस पे 12% प्रॉफिट, इस पे 25% प्रॉफिट और 130 पे 18% प्रॉफिट, उसको आप एक रिलेशन में रखोगे और फिर x के लिए सॉल्व करोगे। मैं कह रहा हूं इसकी जरूरत ही नहीं है। अगर आप ध्यान से रियलाइज करो कि, तो आपको पता लगेगा, आपको ये रियलाइज होगा कि आपने 12% प्रॉफिट वाली चीजों को 25% प्रॉफिट वाली चीजों के साथ में मिक्स करा है और आपके पास में ओवरऑल 18% प्रॉफिट आपका एवरेज आया है, यानी कि मीन आया है, ओवरऑल प्रॉफिट इज 18%। तो अगर मुझे रेशियो निकालना है तो ध्यान से देखिए, दिस इज चीपर, दिस इज डियरर, दिस इज मीन। क्या रेशियो था, डियरर माइनस मीन, तो 25 माइनस 18 कितना हो जाएगा हमारे पास में 7 इज टू मीन माइनस चीपर। 18 माइनस 12 कितना हो जाएगा मेरे पास में 6। यानी कि मैंने 12% प्रॉफिट वाली जो क्वांटिटी है और 25% प्रॉफिट वाली जो क्वांटिटी है उसका ओवरऑल रेशियो क्या रहने वाला है, 7:6 रहने वाला है, क्योंकि मुझे एवरेज कितना चाहिए, मुझे मीन कितना चाहिए, मुझे मीन चाहिए 18 यहां पर। ओके, तो अब अगर मुझे 130 केजी को इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो बहुत सिंपल है। हमें क्या बोल रहा है, व्हाट इज द क्वांटिटी सोल्ड एट 25% प्रॉफिट। अब यहां पे एक चीज और ध्यान से देख लीजिए, ये 7 रिप्रेजेंट करता है 12% प्रॉफिट को, 6 रिप्रेजेंट करता है 25% प्रॉफिट को, और ये जो इन दोनों का टोटल है, ये रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, इन दोनों का टोटल है वो रिप्रेजेंट करता है आपकी टोटल क्वांटिटी को। ओके, तो अब अगर आपको ये निकालना है कि 25% प्रॉफिट पे आपने कितनी क्वांटिटी सेल करी थी, तो वो किस रेशियो में होगा, वो कितना पार्ट होगा, 6/13। टोटल 13 है, उसमें से ये क्वांटिटी कितनी है 6, तो क्या फ्रैक्शन बनेगा 6/13 पार्ट। किसका 6/13 पार्ट, 130 केजी का। ठीक है, ये आपने यहां पे कैंसिल कर दिया और आपके पास में आ जाएगा कितना, 60 केजी। बहुत सिंपल होता है। एक बेसिक सा एग्जांपल और लेते हैं। लेट्स से मुझे 1200 को डिस्ट्रीब्यूट करना है, से सपोज 1:2 के रेशो में। ठीक है, अगर किसी को भी ये लास्ट वाले पार्ट में दिक्कत है तो इसको सिंप्लीफाई करके मैं बता रहा हूं, ध्यान से देखो। 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करना है 1200 को, तो आप बोलोगे कि सर टोटल 3 है। अगर ये टोटल 3 है तो इसमें से ये क्वांटिटी ए कितना है 1 और बी कितना है 2, टोटल कितना है 1200। तो आप सोच करके देखिए, ये 3 किसको रिप्रेजेंट करता है 1200 को, ए किसको रिप्रेजेंट करता है 1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है ए को। तो अगर मुझे ए की वैल्यू निकालनी है तो ये कितना होगा 1/3 पार्ट ऑफ 1200। इसको वर्बली सॉल्व करना है तो आप यूनिटरी मेथड भी यूज कर सकते हैं कि सर 3 की वैल्यू 1200 है तो 1 की वैल्यू कितनी होगी 400 और 2 की वैल्यू कितनी होगी 800। इसी तरीके से हम यहां पर भी कर सकते थे कि सर 13 की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 130, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहां से 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 10, 7 यूनिट्स की वैल्यू होगी 70 और 6 यूनिट्स की वैल्यू होगी 60। तो आपसे पूछा गया है कि 25% प्रॉफिट पे कितना क्वांटिटी आपने सेल करा था, तो आपका आंसर आ जाएगा कितना 60। अगर पूछा गया होता कि 12% प्रॉफिट पे कितनी क्वांटिटी सेल होगी तो आप आंसर कर देते कितना 70। है ना इजी।
आप सोच करके देखो, एक लेंदी सी इक्वेशन बनाएं, उसमें x की वैल्यू निकालें, उसकी जगह कितना बढ़िया कितना सिंपल सा तरीका है कि हम इस तरीके से सॉल्व करते हैं, राइट। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सीयूईटी 2025 के अंदर पूछा गया, जिसमें यहां पे ये कह रहा है कि अरेंज द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ द फॉलोइंग केसेस इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, मुझे सिंपल इंटरेस्ट को अरेंज करना है किस ऑर्डर के अंदर, डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। ठीक है, यानी बड़े से छोटे तक। अब मेरे को 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ठीक है, और मुझे बोल रहा है कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप इसको अरेंज करके हमें दे दीजिए। ठीक है, अब इस बिफोर मूविंग ऑन टू दिस, ठीक है, सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक लॉजिक समझ लेते हैं। आप सभी लोगों को एसआई का फॉर्मूला याद होगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, सब लोग इसी को यूज करते हैं, इसी फॉर्मूले को लेकर के चलते हैं। मेरा यहां पे एक सिंपल सा पॉइंट है, क्यों फॉर्मूले याद करने के पीछे पड़े हुए हो, मत करो, सिंपल लॉजिक लगाओ। आपको कुछ परसेंटेज ही तो कैलकुलेट करना है प्रिंसिपल का इंटरेस्ट निकालने के लिए, और कितना परसेंटेज कैलकुलेट करना है, जो रेट इनटू टाइम के बराबर है। ठीक है, या फिर बेसिक लॉजिक अगर की हम बात करें तो समझिए कि सिंपल इंटरेस्ट में क्योंकि प्रिंसिपल इज सेम, प्रिंसिपल सेम रहता है, सेम ही बेस पे कैलकुलेशन होती है, तो ओवरऑल इंटरेस्ट, अगर ओवरऑल इंटरेस्ट में निकालना चाहूं परसेंटेज के अंदर, तो वो किसके बराबर होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn। यानी कि जो अलग अलग रेट हैं आप उनको रेट्स को ऐड करके निकाल सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सिर्फ और सिर्फ किसमें, सिंपल इंटरेस्ट में। ठीक है, अब इस चीज को मैं क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करने के काम में लेने वाला हूं। ठीक है, कैसे काम में लूंगा, ध्यान से देखिए। हमें बोला गया सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कितने रुपीस पे, 6600 पे, और कितने टाइम के लिए, 5% पर एनम फॉर 2 इयर्स। तो रेट इनटू टाइम अगर मैं करूंगा तो परसेंटेज के अंदर मुझे ओवरऑल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ध्यान रखो क्या बोल रहा हूं मैं, परसेंटेज में ओवरऑल इंटरेस्ट मिल जाएगा। ओवरऑल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इज व्हाट, 5 इंटू 2 10%। ठीक है, तो मुझे 2 साल में 5% पर एनम के हिसाब से कितना इंटरेस्ट मिलने वाला है, 10% का। किसका 10%, 6600 का 10%, तो ये किसके बराबर हो गया, 660 के बराबर। तो सिंपल इंटरेस्ट आप बहुत जल्दी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको फॉर्मूले की जरूरत नहीं होती है, वर्बली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से देखिए सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹200, ठीक है, प्रिंसिपल 200 है, 6% पर एनम फॉर 5 इयर्स, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30%। ओके, एंड व्हाट इज 30% ऑफ 200, 30% ऑफ 200 इज 60 रुपीज। ओके, कितना आसान है, कहां जरूरत पड़ रही है फॉर्मूले में, पहले फॉर्मूला लिखेंगे फिर उसमें वैल्यू डालेंगे, कोई जरूरत नहीं है, वर्बली सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट 5 इंटू 4 कितना हो गया, 20%, राइट, 20%। किसका 20%, 84, 840 का 20%, तो 10% 84 है, 20% कितना हो जाएगा, 168। ओके, 10% क्या होता है, 1/10 यानी 84, 20% क्या हो जाएगा गाइस, तो 84 का डबल यानी कितना, 168, राइट। फोर्थ ऑप्शन क्या बोल रहा है, 12% 2 इयर्स, यानी कितना परसेंट हो गया, 24%। किसका 24%, 5000 का 24%। तो 24% अगर कैलकुलेट करने जाएंगे तो 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 24 को मुझे 50 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये मेरे पास में आ गया कितना, 1200। ठीक है, कैसे आप चेक करो। आप एक काम और भी कर सकते हो, परसेंटेज कैलकुलेशन का एक सिंपल सा ट्रिक देख लीजिए, यहां पे बहुत काम में आने वाला है आपके। आपको क्या करना है, आपको परसेंटेज को ब्रेक करके कैलकुलेट करना है। तो आप सोचो 10% कितना है, 500, 20% कितना होगा, इसको ब्रेक कर लो ना आसान से, दो नंबर्स में, ये क्या हो गया, 20% और 4%। ठीक है, 10% कितना है आपका, 10% निकालना बहुत आसान है, 500, तो 20% कितना हो जाएगा, 1000। ये लीजिए, 1% बेटा कितना होगा, 50। 1% का मतलब क्या होता है, 1/100, 1% इज 50, तो 4% बेटा कितना हो जाएगा, 50 इंटू 4 यानी कितना, 200। तो टोटल कितना हो गया, 1200। ठीक है, या फिर आप 24 इंटू 5 डायरेक्ट भी कर सकते थे, दोनों बातें बराबर है, दोनों ही जल्दी तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। अब मुझे इनको क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंटरेस्ट मुझे कहां मिल रहा है, डी के अंदर। चुपचाप फोर्थ ऑप्शन टिक करो और आगे निकल जाओ। ठीक है, ऑप्शंस को अगर यूज करने जाता, देखिए मैंने यहाँ पे पूरा सॉल्व करा क्योंकि मुझे आपको कंसेप्ट बताना था कि इंटरेस्ट जल्दी कैसे कैलकुलेट करते हैं, वरना अगर मैं सिर्फ ऑप्शंस यूज करने जाता तो मैं और भी जल्दी निकाल सकता था क्वेश्चन का आंसर। कैसे, आप सोच के देखो ना, आपका आंसर या तो ए से शुरू होगा या बी से या डी से, यानी सी तो मेरा आंसर नहीं होने वाला। ठीक है,
तो ए का मुझे दिख रहा है यहाँ पे 6600 का 10% 660 है, ठीक है। और डी के अंदर देखो 5000 का कितना परसेंट निकालना है, 24। ओके, तो इन दोनों को कंपेयर कर लो। बी तो बहुत ही छोटा सा नंबर है, 200 का 30% बहुत छोटा नंबर आएगा, तो यहीं से पता लग जाता कि आंसर डी से स्टार्ट होने वाला है। और चेक भी कर सकते हैं, सबसे पहले डी आएगा, फिर ए आएगा, फिर सी आएगा, फिर बी आएगा, बिल्कुल मैच हो रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा प्रेजेंस ऑफ माइंड अगर आप लोग रखेंगे सीयूईटी के पेपर में तो इट कैन गो अ लॉन्ग वे और आप लोग को बहुत इजी होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आप इन चीजों का ध्यान रखने वाले हैं, ठीक है। चलिए प्रैक्टिस करते हैं। अब एक और सिंपल इंटरेस्ट का एक बहुत इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, बहुत मजेदार क्वेश्चन है, जिसमें कि कई बार स्टूडेंट्स फॉर्मूला यूज करने के चक्कर में बहुत फंस जाते हैं, बहुत टाइम लगा देते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, a sum of money becomes 6 times in 25 years, ठीक है। in how much time will it become 31 times of itself, यानी कि कोई प्रिंसिपल है जो कि कितना बन जा रहा है, 6 टाइम्स हो जा रहा है, यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 था तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 6। अब ध्यान से सुनिए इस बात को, अगर आपका रिजल्ट 6 है और आपका बेस 1 है तो इसका मतलब इंक्रीज कितने का है, 500% का। कैसे आया सर ये, सुनिए, बेस हमेशा 100% होता है, अमाउंट यानी कि रिजल्ट कितना है 600%, तो यानी कि इंटरेस्ट कितना होगा 500% का। इसको कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूले में लगाने की जरूरत नहीं है, ओवरऑल इंटरेस्ट निकाल लिया कि कितने साल में, जितना भी डेटा दे रखा है कितने साल में, 25 ईयर्स में कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, 500%। अब सुनो, अगर 25 ईयर्स में 500% इंटरेस्ट है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में कि हर साल कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, ठीक बात है। अब यहां पे प्रिंसिपल सेम रहता है और रेट इन बिटवीन चेंज हो नहीं रहा है, तो पर ईयर पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट में इसी को कैलकुलेट करके निकाल दूंगा 500% अपॉन 25, यानी कि पर ईयर मुझे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मुझे मिलेगा 20% इंटरेस्ट। कितना इंटरेस्ट मिलेगा, 20% इंटरेस्ट, यानी कि मेरा रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 20%। ओके, अब यहां पे बोल रहा है इन हाउ मच टाइम विल इट बिकम 31 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ। ओके, कितने टाइम में ये 31 टाइम्स हो जाएगा सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। तो आप सोच करके देखो 31 टाइम्स का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल अगर 1 है तो अमाउंट 31 होना चाहिए। ओके, यानी कि 100% और ये कितना आ जाएगा 31 100%, यानी इंक्रीज कितने का हो रहा है बेटा, 3000% का इंक्रीज हो रहा है। और एक साल में कितना इंक्रीज होता है, 20%। तो आपको पता है कि सिंपल इंटरेस्ट में हर साल सेम ही इंक्रीज होता है, तो हम इसको ओवरऑल कितने साल हमें चाहिए, इसको 3000% इंक्रीज करने के लिए हम बड़े इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं। आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास में, 150 ईयर्स। देखिए कितना आसान था, कहीं जरूरत पड़ी फॉर्मूले की, जी नहीं, सिंपल लॉजिक। कितने टाइम्स हुआ, 6 टाइम्स, इंक्रीज कितना है 500%, कितने साल में हुआ, 25 ईयर्स के अंदर, तो 25 से डिवाइड करा, यानी कि पर ईयर कितना इंक्रीज हो रहा है 20%। फिर कितना चाहिए 3000%, और पर ईयर 20 है, तो ओवरऑल कितने साल में ये 3000% का इंक्रीज होगा, 150 ईयर्स के अंदर, राइट। इट इज दैट सिंपल, और सब लोग बड़े आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। एक और बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, एक बहुत मजेदार सा टॉपिक है, एजेस, ठीक है, जहां पे कि बेसिक रिलेशन, बेसिक इक्वेशन बना करके क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। अब देखो यही क्वेश्चन आया सीयूईटी 2025 के अंदर। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 4 years मोर देन डबल द एज ऑफ हिज सन। क्या कह रहा है कि एक फादर की जो प्रेजेंट एज है वो 4 साल ज्यादा है किससे, ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन। तो चलिए लिख लेते हैं इस बात को। देखिए अगर सन की एज हम x मानते हैं तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज हो जाएगी, क्या बोल रहा है, 4 years मोर देन डबल द एज ऑफ हिज सन। तो सन की एज को डबल कर लो 2x, और इससे क्या 4 years ज्यादा, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। फिर क्या बोल रहा है, आफ्टर 10 years द फादर्स एज इज 30 years मोर देन हिज सन, 10 साल बाद में। अब ध्यान से सुनिए, ये प्रेजेंट एज है, 10 years लेटर, 10 years लेटर, 10 साल बाद में क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट एजेस के अंदर जो हम फॉलो करते हैं, जो आप सबको समझ में आना चाहिए, कि हर इंसान की, हर इंडिविजुअल की एज का जो गैप होता है वो सेम होगा। कैसे, मतलब
कि अगर 10 साल इसको आगे लेकर के जा रहा हूं तो ये भी तो 10 ईयर्स आगे जाएगी, ठीक है। ऐसा थोड़ी ना है कि सन की एज तो 10 साल में 10 साल बढ़ जाएगी, फादर की एज नहीं बढ़ेगी, ऐसा नहीं होता है। ओके, तो अगर सन 10 साल बाद की बात की जाए तो सन की एज कितनी होगी, x प्लस 10, फादर की एज कितनी होगी, 2x प्लस 4 प्लस 10 विच इज इक्वल टू 2x प्लस 14, राइट। इजी है। अब देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फादर्स एज इज 30 ईयर्स मोर देन हिज सन। फादर की जो एज है वो सन की एज से क्या है, 30 ईयर्स ज्यादा है, यानी कि 2x प्लस 14 माइनस एक्स माइनस 10। ध्यान रखना गाइस, ये x प्लस 10 था, इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। दिस इज गिवन टू यू एज 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना दे रखा है, 30। क्या हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं, बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं सर। 2x माइनस एक्स क्या बनेगा, x प्लस का 14 माइनस का 10, प्लस का 14 माइनस का 10 क्या बनेगा, प्लस का 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 30। दैट मींस x इज इक्वल टू 26। x की क्या वैल्यू आने वाली है आपके पास में, 26, राइट। अब सुनो, x की वैल्यू 26 आई है, क्या पूछा जा रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर। फादर की प्रेजेंट एज, फादर की प्रेजेंट एज हमने क्या मान रखी थी, 2x प्लस 14। तो 26 की वैल्यू उठा करके यहां पे पुट कर दीजिए, यानी कि x की वैल्यू 26 यहां सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। 2 इंटू 26 प्लस 4 यानी कितना, 52 प्लस 4 दैट इज 56। तो फादर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 56 ईयर्स, है ना आसान। ओके, सिंपल रिलेशन है, सिंपल बेसिक लॉजिक पे बेस्ड क्वेश्चन है, बेसिक टॉपिक है, एक सिंपल सी इक्वेशन बनके क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। ओके, चलिए अब एक और, जैसा मैंने आपको प्रॉमिस करा था, जो क्वेश्चन करेंगे उसके साथ में उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो चलिए आगे मूव ऑन करते हैं, एक प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन एजेस पे ही। क्या बोल रहा है, अ फादर सेड टू हिज सन, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग सकता है, रिडल जैसा लग सकता है, पहेली जैसा लग सकता है, बट ध्यान रखना मैथमेटिकल क्वेश्चन है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट द प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, यानी कि अगर मैं फादर और सन की बात करूं, ठीक है, और प्रेजेंट को यहां पर लिखूं, ठीक है, तो प्रेजेंट में अगर सन की एज x है तो ये बोल रहा है कि व्हेन यू वर बोर्न एट द टाइम ऑफ योर बर्थ आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर नाउ। तो सन की एज अगर x है तो फादर की, सन की जो प्रेजेंट एज है वो फादर की एज थी व्हेन द सन वाज बोर्न, यानी सन की एज जब 0 थी तो फादर की एज और कितनी थी, x। यही बोला है क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है इफ द फादर्स एज इज 38 ईयर्स नाउ, ठीक है, अब ये पहले की बात है व्हेन द सन वाज बोर्न, ठीक है, फादर की एज कितनी है, प्रेजेंट में कितनी है, 38। फादर की एज प्रेजेंट में कितनी है, 38। ओके, आपसे पूछ रहा है सन्स एज 5 ईयर्स बैक वाज। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखना, डिफरेंस ऑफ एजेस विल ऑलवेज रिमेन सेम। ये एजेस का बेसिक लॉजिक होता है कि अगर पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं या प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं, दो लोगों की अगर आप बात कर रहे हो तो दोनों की पास्ट से प्रेजेंट की एज के डिफरेंस को हम क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, या प्रेजेंट से फ्यूचर की एज के डिफरेंस को भी हम इक्वेट कर सकते हैं। यानी कि x माइनस जीरो विल बी इक्वल टू 38 माइनस एक्स, 38 माइनस एक्स, तो ये x इधर आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू कितना, 38, और x की वैल्यू गाइस आ जाएगी मेरे पास में कितनी, 19। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 19। अब हमसे पूछा जा रहा है सन्स एज 5 ईयर्स अगो। अब ध्यान से देखो, सन की प्रेजेंट एज कितनी है, 19, प्रेजेंट में ही लिखा था x। 5 साल पहले कितनी एज होगी, -5 यानी कितना, 14। ओके, तो सन्स एज 5 ईयर्स बैक वाज 14 ईयर्स। इजी है, आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको बहुत आराम से समझ में आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर मैथ्स के, अर्थमेटिक के क्वेश्चन हर स्टूडेंट को मेरी नजर में 100% एक्यूरेसी से सॉल्व करके आने चाहिए। थोड़ा सा हाई स्कोरिंग होता है एंड बिकॉज आसान पेपर होता है, थोड़ा स्टैटिक का रोल भी है जीके के अंदर, तो यू कैन नेवर बी 100% श्योर। रीजनिंग, अर्थमेटिक, बेसिकली क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग दो ऐसी चीजें हैं वेर यू कैन बी 100% श्योर अबाउट योर आंसर्स। तो अगर लॉजिक्स पे फोकस करोगे, रट्टा मारने की जगह कॉन्सेप्ट पे फोकस करोगे, इन क्वेश्चंस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को कवर करके जाओगे, बहुत आराम से बहुत बढ़िया स्कोर आएगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सीयूईटी 2025 में हमसे पूछा गया
किस पे बेस्ड, टाइम एंड वर्क पे बेस्ड। ओके, चलिए अब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन को एड्रेस करते हैं। क्या बोल रहा है, P एंड Q कैन कंप्लीट अ जॉब इन 24 डेज वर्किंग टुगेदर। एक बहुत मजेदार तरीका सिखाऊंगा, एलसीएम वाले मेथड से सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, ना कि इक्वेशन से। क्या बोल रहा है, P और Q साथ में मिलकर के किसी काम को 24 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, P अकेला कितने दिन में कर सकता है, 32 डेज में। यानी कि P अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 32 डेज। ठीक है, अब देखिए जनरली स्टूडेंट्स, बहुत सारे आप लोगों में से स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कि अप्लाइड मैथ्स भी कर रखा होगा, और वो यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे कि P प्लस क्यू का एक दिन का काम, अगर हम टोटल वर्क को 1 यूनिट मान लेते हैं तो 1 डेज वर्क विल बी 1/24, P's 1 डेज वर्क विल बी 1/32। ठीक है, Q का हम x ले लेते हैं और फिर इक्वेशन बनाएंगे 1/32 प्लस 1/x इज इक्वल टू 1/24। मैं कह रहा हूं कोई कंपल्शन है क्या कि टोटल वर्क 1 यूनिट मानना है? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है। हम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? बस ये समझदारी दिखानी है कि अज्यूम एक ऐसा नंबर करेंगे जो कि 24 से भी डिविजिबल हो और 32 से भी डिविजिबल हो। तो ये कितना है, 2 की पावर 5। ये कितना है, 2 क्यूब इंटू 8 इंटू 3 इज 24 इंटू 3 की पावर 1। तो 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यानी कितना, 96। अब ध्यान से देखो, जैसे ही मैंने टोटल वर्क 96 यूनिट्स अज्यूम करा, मुझे रियलाइज हुआ कि P प्लस क्यू का एक दिन का काम 1 डेज वर्क कितना आ गया, 96/24। भाई 96 यूनिट्स 24 डेज में कर रहे हैं, तो एक दिन में कितने यूनिट्स कर रहे होंगे, 4 यूनिट कर रहे होंगे सर। ठीक है, 96 यूनिट्स P अकेला 32 डेज में करता है, तो इसमें इसका मतलब P का एक दिन का काम कितना हो गया, P's 1 डेज वर्क है, जिसको आप एफिशिएंसी बोलते हो। 1 डेज वर्क इज बेसिकली व्हाट, एफिशिएंसी, राइट। तो P प्लस Q की कंबाइंड एफिशिएंसी इज 4, P की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी होगी, 96/32, यानी कितना, 3। तो इन दोनों से मैं बता सकता हूं Q की इंडिविजुअल एफिशिएंसी कितनी है, 1। यानी कि अगर मैं यहीं पे आगे की कहानी देने की जगह आपसे ये पूछता कि Q अकेला कितने दिन में कर सकता है इस वर्क को, तो आंसर क्या आता, 96। क्योंकि एक दिन में 1 यूनिट करेगा, तो 96 यूनिट्स को करने में कितना टाइम लगेगा, 96 डेज लगेंगे। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि बोथ ऑफ देम वर्क टुगेदर फॉर 8 डेज। अब ध्यान से देखो, दोनों लोगों ने 8 दिन साथ में काम करा। मैं ये कह रहा हूं अगर दोनों लोग मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट्स करते हैं, तो 8 डेज के अंदर इन्होंने कितने यूनिट्स कंप्लीट कर दिए होंगे, इन्होंने 32 यूनिट्स कंप्लीट कर दिए होंगे। यस और नो? भाई टोटल 96 यूनिट्स का काम है, दोनों मिलकर के एक दिन में 4 यूनिट्स करते हैं, 4 यूनिट्स पर डे इज देयर एफिशिएंसी, तो 8 डेज में 32 यूनिट्स हो गए। टोटल वर्क कितना था, 96, माइनस कर लीजिए, इसका मतलब 64 यूनिट्स आपके पास में क्या है, रिमेनिंग है। ठीक है, कितने यूनिट्स अभी हमें और कंप्लीट करवाने हैं, 64 यूनिट्स और कंप्लीट कराने। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ डेज Q विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग जॉब। Q बची हुई जॉब को कंप्लीट करने में कितना टाइम लेगा। तो ध्यान से देखो, Q एक दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करता है, 1 यूनिट। तो बेटा 64 यूनिट्स को कंप्लीट करने में कितना टाइम लगेगा, आंसर इज ऑप्शन 3, दैट इज 64 डेज। है ना आसान? कोई इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नंबर्स के अंदर डील कर सकते हैं। छोटे छोटे नंबर्स हैं, छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट हैं, बड़े आराम से आप इनको सॉल्व कर सकते हो, राइट। अब आई होप इस तरीके का आपको लॉजिक समझ में आया, एंड ऑल्सो ये एलसीएम वाला तरीका जरूर समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करेंगे। क्या बोल रहा है, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 30 डेज। ठीक है, ए और बी मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट करते हैं, 30 डेज में कंप्लीट करते हैं। while B and C can do the same work in 24 days. B और C मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 24 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ओके डन। C and A in 20 डेज। ठीक है, C और A मिलकर के कितने दिन में कंप्लीट कर सकते हैं, 20 डेज के अंदर कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, ये मुझे बोल रहा है कि दे ऑल वर्क टुगेदर टिल द 12th डे, यानी कि इन तीनों लोगों ने मिलकर के कितने दिन काम करा, 12 डेज तक इन्होंने साथ में काम करा, और फिर ए और सी चले गए। ठीक है, देन ए एंड सी लीव। ओके, हाउ मेनी मोर डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर बी टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है। आपको सिर्फ और सिर्फ यहां पर क्या करना है, आपको एलसीएम लेकर के अज्यूम करना है। ठीक है, तो हम क्या ले लें एलसीएम, बताइए जल्दी से सोच के, जल्दी से। 6 इंटू 5, 8 इंटू 3, 5 इंटू 4, 120 मान लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेना कोई जरूरी नहीं है कि आप लिटरली एलसीएम लो, आपको बस एक ऐसा नंबर चाहिए जो कि इन सबसे बड़े आराम से डिवाइड हो जाए, इन तीनों डेज वाले नंबर से आराम से डिवाइड हो जाए। अब देखो यहां से मुझे क्या पता लग रहा है,
यहां से मुझे पता लग रहा है कि ए और बी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी हो गई 4 यूनिट्स, बी प्लस सी की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 5 यूनिट्स, और सी और ए की कंबाइंड एफिशिएंसी कितनी है 120/20 यानी कि 6 यूनिट्स। ठीक है, तो अगर मैं इन सबको ऐड करता हूं तो ध्यान से देखिए, ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की। अब यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जहां पे बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि सर आप नॉर्मली ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, डायरेक्ट ऐड कर देते हो। ठीक है, यहां पर भी वही कर लो, यहां पे नहीं कर सकता बेटा। क्यों? क्योंकि यहां पे जब मैं इनको ऐड करने जाऊंगा तो ट्वाइस ऑफ ए प्लस बी प्लस सी आएगा। ठीक है, और ये मेरे पास में कितना हो जाएगा 15, यानी कि ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में कितने यूनिट्स कंप्लीट करते हैं, ये तीनों मिलकर के करते हैं 7.5 यूनिट्स। अब क्वेश्चन का आंसर निकालना इज नॉट इनफ, क्योंकि मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं यहां पे आपको लॉजिक्स भी सिखाऊं और क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी सिखाऊं। तो देखिए, इस क्वेश्चन में भी मुझे जरूरत पड़ेगी, और वैसे भी इन जनरल मैं आपसे ये निकलवाने के बाद में ये भी तो पूछ सकता हूं कि ए अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, बी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा, सी अकेला कितने दिन में कंप्लीट कर लेगा। इस तरीके की चीजें भी पूछ ली जाती हैं, राइट। तो चलो अब निकालने की कोशिश करते हैं और समझते हैं उसी के थ्रू। ए बी सी तीनों मिलकर के एक दिन में 7.5 यूनिट्स करते हैं, ए बी 4 करते हैं, तो सी कितने करेगा 3.5, 7.5 माइनस 4। ठीक है, बी और सी मिलकर के अगर 5 कर रहे हैं तो ए कितने यूनिट्स करता होगा 7.5 माइनस 5 यानी कितना 2.5। ए और सी मिलकर के 6 यूनिट्स कर रहे हैं तो बी कितने यूनिट्स करता होगा, बी करता होगा 1.5, राइट। इंडिविजुअल एफिशिएंसी आ गई। ठीक है, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगर मैं आपसे पूछता कि भाई सी अकेला कितने दिन में कर सकता है, तो अब 120 को इससे डिवाइड कर देते, ए कितने दिन में कर सकता है 120 को यहां डिवाइड कर देंगे, बी कितने दिन में कर सकता है 120 को 1.5 से डिवाइड कर देंगे, आंसर्स निकालेंगे। अब क्वेश्चन लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मुझे, क्वेश्चन कह रहा है दे ऑल वर्क टुगेदर टिल द 12th डे। 12 दिन तक इन्होंने साथ में काम करा। पर डे ये कितना काम करते हैं 15/2। 12 दिन तक अगर ये साथ में काम कर रहे थे तो यहां पे ये कैंसिल हो जाएगा, यानी कि 90 यूनिट्स तो कंप्लीट हो गए। भाई अगर पर डे 7.5 यूनिट्स कर रहे हैं और 12 दिन तक साथ में काम कर रहे थे तो 7.5 7.5 7.5 7.5, ठीक है, हम मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं कि 90 यूनिट्स काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल हमें कितना काम करवाना था 120 यूनिट्स, कंप्लीट कितना हो चुका है 90 यूनिट्स। रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क है कितना 30 यूनिट्स का। और इन 30 यूनिट्स को किससे कंप्लीट कराना है, ए और सी तो छोड़ करके चले गए हैं, किससे कंप्लीट कराना है, बी से कंप्लीट कराना है। तो बी अगर एक दिन में 1.5 यूनिट्स करता है तो 1.5 का मतलब कितना हो गया 3/2, तो 30 यूनिट्स को कितने दिन में कंप्लीट करेगा अपॉन 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 20 डेज, राइट। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, बिल्कुल जैसा लॉजिक हमने यहां पे सीखा उसी लॉजिक से रिलेटेड था। ठीक है, आई होप ये छोटे छोटे से लॉजिक्स, ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट आप सब स्टूडेंट्स को अच्छे से समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे वीडियोस हैं, डेली आपकी क्लास होगी चैनल पे, इंग्लिश की भी क्लास होगी, लॉजिकल रीजनिंग की भी क्लास होगी, मैथ्स की भी क्लासेस होंगी, शाम को इवनिंग में 7 to 8 लाइव क्लासेस होंगी जीके की। ओके, आई होप आप सब लोग ये सारी क्लासेस देखेंगे और एक कंप्लीट थरो रिवीजन हो जाएगा सीयूईटी के लिए बिफोर यू अटेम्प्ट योर एक्चुअल एग्जाम। ठीक है, तो इंग्लिश का, जीएटी का, ओके, एक कंप्लीट पैकेज हम लोग आप लोग के लिए लेकर के आए हैं। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। किसका क्वेश्चन है ये, बोट एंड स्ट्रीम्स का क्वेश्चन है। अब देखिए बोट एंड स्ट्रीम का ना बहुत आसान क्वेश्चन होता है, बट पता नहीं क्यों कुछ स्टूडेंट्स के मन में ना थोड़ा सा एप्रीहेंशन होता है इसको, इस टॉपिक को लेकर के कि सर ये बड़ा डिफिकल्ट होता है, इसमें ना बहुत दिक्कत आती है। नहीं आनी चाहिए दिक्कत, मैं आपको बता रहा हूँ, सिंपल सा फंडा याद रखना। एक बेसिक इंट्रोडक्शन दे देता हूँ बोट एंड स्ट्रीम का। देखो, एक तो स्टिल वाटर के अंदर जो स्पीड होती है, ठीक है, बोट की स्पीड इन स्टिल वाटर, ठीक है, उसको हम यहाँ पे डिनोट कर देते हैं यू से। ओके, बोट की स्पीड किसके अंदर, स्टिल वाटर के अंदर, ठीक है, स्टिल वाटर के अंदर इसको डिनोट कर देते हैं यू से। और स्ट्रीम की स्पीड हम डिनोट कर देते हैं वी से। ध्यान रखना, डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, व्हेन यू रो योर बोट अलोंग विद स्ट्रीम, जब आप स्ट्रीम के साथ में चलते हो तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड, ठीक है, हम यहां पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, स्पीड कैलकुलेट कर रहे हैं, कौन सी, डाउनस्ट्रीम की और अपस्ट्रीम की। ठीक है, तो डाउनस्ट्रीम की जो स्पीड है दैट इज u प्लस वी और अपस्ट्रीम की स्पीड होती है u माइनस वी।
ओके बस ये बेसिक लॉजिक ध्यान रखना, बाकी सब आराम से कवर हो जाएगा, बाकी किसी चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो क्या बोल रहा है, अ पर्सन रोज अ बोट 10 किलोमीटर अलोंग द स्ट्रीम इन 30 मिनट्स। इसका मतलब क्या है, 10 किलोमीटर चल रहा है अलोंग द स्ट्रीम, मतलब डाउन स्ट्रीम कितने मिनट्स के अंदर, 30 मिनट्स के अंदर। अब भाई स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और आप सब जानते हो कि टाइम स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन में यूनिट्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो डिस्टेंस अगर किलोमीटर में है तो टाइम को हमें किस में चेंज करना पड़ेगा, आवर्स के अंदर चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड में निकालना चाह रहा हूं किस में, किलोमीटर पर आवर में। तो देखो डाउनस्ट्रीम की स्पीड कितनी होगी, डाउनस्ट्रीम का डिस्टेंस 10 अपॉन डाउनस्ट्रीम की अपॉन टाइम, टाइम कितना हो गया 30/60 विच इज इक्वल टू व्हाट 1/2। तो ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर के बन जाएगा कितना 2 आवर्स या 2 किलोमीटर, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, कितना बन जाएगा 20 किलोमीटर पर आवर। ओके, 2 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होगा, स्पीड आ गई आपकी कितनी 20 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, एंड रिटर्न्स टू द स्टार्टिंग पॉइंट इन 40 मिनट्स। अच्छा, अब क्या बोल रहा है कि भाई यही जो बंदा है 10 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम गया और फिर 10 किलोमीटर रिटर्न करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है अपोजिट टू स्ट्रीम उसको रो करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कितने टाइम में करा उसने 40 मिनट्स के अंदर, तो मैंने 40/60 कर दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर से मैं इसको सॉल्व कर दूंगा, ये कितना आ जाएगा 2 टाइम्स और ये कितना 3 टाइम्स, ये इधर मैंने कैंसिल कर दिया, 5 और 3 ऊपर जाकर के मल्टीप्लाई होकर बन जाएगा कितना 15 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर। ओके, अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज, किसकी स्पीड पूछ रहा है, स्ट्रीम की स्पीड पूछ रहा है। नाउ कम्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। ओके, ध्यान से सुन लीजिए, एक बहुत मजेदार पॉइंट बता रहा हूं। ठीक है, अगर आप डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकाल चुके हैं, ठीक है, और अपस्ट्रीम की स्पीड भी आप निकाल चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा u की जो वैल्यू है, यानी कि स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज डाउनस्ट्रीम स्पीड प्लस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2, और स्ट्रीम की स्पीड होती है डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड अपॉन 2। क्या करना है, डाउनस्ट्रीम की स्पीड निकल चुकी है, अपस्ट्रीम की स्पीड निकल चुकी है, ये दोनों वैल्यूज मैं निकाल चुका हूं। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर निकालना है, ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो। स्ट्रीम ऑफ स्पीड निकालना है, तो ds माइनस अपस्ट्रीम अपॉन कितना 2। क्यों माइनस कर रहे हो, डाउनस्ट्रीम की स्पीड हमेशा ज्यादा होगी, वरना फिर आपको फंसना पड़ेगा। कैसे, आप इक्वेशन बनाओगे u प्लस वी इज 20 u माइनस वी इज 15, फिर सॉल्व करोगे, इवेंचुअली होने वही वाला है। ठीक है, बस मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं कि अगर मुझे स्ट्रीम की स्पीड निकालनी है तो मैं क्या करूंगा, डाउनस्ट्रीम स्पीड माइनस अपस्ट्रीम स्पीड, यानी कितना आएगा 5 किलोमीटर पर आवर अपॉन कितना 2। ओके, तो 5/2 यानी स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाएगी, जो क्वेश्चन में पूछा गया था 2.5 किलोमीटर पर आवर। और अगर आप मुझे यू की स्पीड पूछते, यानी कि बोट की स्पीड पूछते स्टिल वाटर के अंदर, तो मैं इन दोनों को ऐड कर देता, बोल देता कि यू विल बी 35/2 विच इज 17.5 किलोमीटर पर आवर। राइट, सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बड़े आराम से कवर किया जा सकता है। ओके, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं पीपल। नेक्स्ट एक और प्रैक्टिस क्वेश्चन इसी लॉजिक पे बेस्ड, ठीक है, बोट एंड स्ट्रीम पे बेस्ड। क्या बोल रहा है, अ बोट टेक्स 20 आवर्स टू ट्रैवल अ सर्टेन डिस्टेंस अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम, यानी कि कुछ डिस्टेंस एक बोट डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम जाने में टोटल टाइम कितना लेती है, टोटल टाइम लेती है कितना 20 आवर्स, 20 आवर्स। ठीक है, इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 10 किलोमीटर पर आवर, यू की वैल्यू दे रखी है कितनी 10 किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, वी की वैल्यू कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर। ओके, आपको पूछ रहा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्टेंस। तो मैंने यहां पर भी एक्स ले लिया, यहां पर भी एक्स ले लिया। अब सोचो आपको कौन सी इंफॉर्मेशन दे रखी है, पहले तो यू और वी की वैल्यू दे रखी है, तो डाउनस्ट्रीम की स्पीड आप निकाल सकते हो, 10 प्लस 3 कितना हो गया 13 kmph। ठीक है, अपस्ट्रीम की स्पीड भी आप निकाल सकते हो, 10 माइनस 3 कितना हो गया 7 kmph। ओके, डाउनस्ट्रीम की स्पीड पता है, अपस्ट्रीम की स्पीड पता है, टोटल टाइम पता है, बस इन सारी चीजों को इकट्ठा यूज करके क्वेश्चन का आंसर निकालना है। तो टोटल टाइम की अगर मैं इक्वेशन बनाने जाऊं तो देखिए, डाउनस्ट्रीम में x डिस्टेंस कवर करता हूं कितनी स्पीड से 13 से, सेम डिस्टेंस x कवर करता हूं अपस्ट्रीम में 7 की स्पीड से, और जो टोटल टाइम मुझे लगता है वो है 20। कैसे आई इक्वेशन, भाई टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड ही तो होती है।
अब स्पीड यहां पे डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम लेना है मुझे, ठीक है। तो 10 + 3 और 10 - 3, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो 7x + 13x कितना बनेगा, 20x इज इक्वल टू 13 × 7 कितना हो गया, 91 × 20, ठीक है। तो ये आ जाएगा 20 × 91। अब ध्यान से देखो, x की वैल्यू मेरे पास में आ गई है कितना, 91। आंसर 91 नहीं है, नन ऑफ दीज मत टिक कर देना, ध्यान से सुनो, ये x की वैल्यू 91 है, ठीक है। यानी कि डाउनस्ट्रीम में कितना डिस्टेंस कवर करा है, 91 किलोमीटर्स, और यही इसने अपस्ट्रीम में भी कवर करा होगा, 91, ठीक है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट, क्या पूछ रहा है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बोट। तो टोटल डिस्टेंस गाइड्स कितना हो जाएगा, 91 + 91 यानी कितना, 182 किलोमीटर्स, यानी क्या, ऑप्शन बॉम्बे, राइट। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, द यूनिट प्लेस एट डिजिट ऑफ द नंबर 37 का स्क्वायर। अब कई लोग यहाँ पे कंफ्यूज होकर के क्वेश्चन छोड़ दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, सर 37 का तो स्क्वायर याद ही नहीं है, 37 का स्क्वायर तो हमने पढ़ा ही नहीं, हमें तो ट्रिक भी नहीं पता। ट्रिक भी आपको सिखा देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने शॉर्ट्स के अंदर, आप शॉर्ट्स वाले सेक्शन में यूट्यूब पे हमारे चैनल में जाकर के देखिएगा, मैंने हर तरीके के स्क्वायर्स को जल्दी कैलकुलेट करने की ट्रिक आपको दे रखी है। हाउएवर उन शॉर्ट्स को तो देखना ही देखना है, बट यहां पर उनमें से किसी चीज की जरूरत नहीं है। पॉइंट क्या है, वो आपकी नॉर्मल कैलकुलेशन में हेल्प करेंगे, यहां मैं उसके बिना ही आंसर निकाल दूंगा। आप सोच करके देखो, 37 का स्क्वायर अगर मुझे निकालना है तो उसका मतलब है 37 × 37, ठीक बात है। अब भले ही प्रोडक्ट कुछ भी हो, जो मर्जी प्रोडक्ट हो, टेंस प्लेस क्या आएगी, हंड्रेड्स प्लेस क्या आएगी, उससे हमें मतलब ही नहीं है। हमसे तो क्या पूछा जा रहा है, यूनिट प्लेस। तो भाई यूनिट प्लेस तो इसी से कैलकुलेट कर सकते हैं, 7 × 7 कितना होगा, 49, यानी कि आपकी यूनिट डिजिट कितनी आने वाली है, 9 आने वाली है। आप सोच के देखिए, अगर आप ट्रेडिशनली मल्टीप्लाई करते इसको, तो आप कैसे मल्टीप्लाई करते, आप बोलते 7 × 7 = 49, 4 कैरी, 7 × 3 = 21 और 4 कितना हो गया, 25। यहां क्रॉस लगा करके कुछ इधर लिखते और फिर ऐड करते, बेटा यूनिट डिजिट तो आपकी यहीं से निकल गई थी, ठीक बात है। तो हमेशा ध्यान रखना, यूनिट डिजिट के लिए परफेक्ट मल्टीप्लिकेशन, परफेक्ट स्क्वायर निकालने की कोई जरूरत नहीं होती है। आप डिजिट्स को मल्टीप्लाई करते जाइए, यूनिट डिजिट को पकड़ के रखिए और बाकी की चीजों को इग्नोर कर सकते हैं आप आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, एक और क्वेश्चन, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा डिफिकल्ट सा दिखने वाला क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 154 की पावर 224 की यूनिट डिजिट निकालो। देखने में बहुत डरावना लग रहा है क्वेश्चन, बट एक्चुअल में है नहीं, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। सोच करके देखो, एक बार ध्यान से देखना मैं जो समझा रहा हूं। 4 की पावर 1 अगर मैं करता हूं तो 4 आता है, 4 स्क्वायर करते हैं तो कितना आता है, 16, 4 क्यूब करते हैं तो कितना आता है, 64, 4 की पावर 4 करते हैं तो कितना आता है, 256, ठीक बात है। अब यहां पे जरा यूनिट डिजिट्स पे फोकस करो, 4 है, 6 है, 4 है, 6 है, ठीक है। आप एक और बार करोगे, 4 की पावर 5 भी निकालोगे तो इसको 6 को 4 से मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट 4 ही आने वाली है। फिर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 6 आने वाला है। तो ये बात समझ में आती है कि 4 की पावर के अंदर यूनिट डिजिट रिपीट होती है। कैसे रिपीट होती है, ध्यान से देखिए, ऑड पावर पे यूनिट डिजिट कितनी आ रही है, 4, और इवन पावर पे यूनिट डिजिट बेटा कितनी आ रही है, 6। यानी कि अगर किसी भी नंबर के लास्ट में 4 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर ऑड है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 4। और अगर किसी नंबर के लास्ट में 4 लिखा हुआ है और उसके ऊपर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट कितनी आएगी, 6। बहुत आसान है। क्या इनमें से ऐसी कोई चीज हमें यहां देखने को मिल रही है, आंसर इज यस। सर लास्ट में 4 लिखा हुआ है और पावर आपने कितनी दे रखी है, पावर आपने दे रखी है इवन। ओके, मुझे एग्जैक्ट पावर कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ पावर का नेचर देखना है, ऑड है या इवन है। इवन है तो इसका मतलब सर यूनिट डिजिट कितनी आएगी, यूनिट डिजिट आएगी 6। ओके, क्या आएगी यूनिट डिजिट, 6। ओके, तो आंसर टू द क्वेश्चन विल बी ऑप्शन 2, दैट इज 6। इतना आसान है सीयूईटी का पेपर, हर बच्चा बड़े आराम से सॉल्व कर सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ फ्लावर बेड, in a flower bed there are 23 rose plants in the first row, 21 in the second and so on, there are 5 rose plants in the last row। क्या बोल रहा है भाई, पहली रो के अंदर कितने प्लांट्स हैं, 23, फिर कितने हैं 21,
फिर कितने हैं 19, और ऐसे करते हुए कहानी चल रही है कहां तक 5 तक। ठीक है, आपको बोल रहा है नंबर ऑफ रोज इन द फ्लावर बेड इज, किसका क्वेश्चन है? बेसिक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। कितना आसान क्वेश्चन है, आप सोच करके देखो। आपको पता है आपकी जो फर्स्ट टर्म है ए वो कितनी है 5, आपकी जो लास्ट टर्म है ठीक है वो कितनी है 23। ठीक है, अब अगर आपको टोटल नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है ठीक है, तो आप सोच करके देखिए टी एन यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यही तो होता है। अच्छा डी क्या है? कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस दिख रहा है क्या भाई? हाँ जी सर बिल्कुल दिख रहा है। कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है कॉमन डिफरेंस। तो एपी क्या होता है? एपी एक ऐसी सीरीज होती है जिसमें कि कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कांस्टेंट होता है। और उसी सीरीज की nth टर्म हम कैसे निकालते हैं? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, जहां पे n इज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, d इज कॉमन डिफरेंस एंड a इज द फर्स्ट टर्म। ओके, तो tn मेरे पास में कितना दे रखा है? nth टर्म अगर मुझे निकालनी है तो लास्ट टर्म मेरे पास में, या tn आप बोल लो या लास्ट टर्म बोल लो, दोनों में से कुछ भी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो 23 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कितना है 5 प्लस n मुझे नहीं पता, n माइनस वन, डी कितना है बेटा 2। ठीक है, इसको सॉल्व कर देते हैं, ये कितना आ जाएगा 18 अपॉन 2 इज इक्वल टू n माइनस वन, ये आ गया मेरे पास में 9, यानी n की वैल्यू बेटा आ गई कितनी 10। ठीक है, तो ऐसी कितनी रोज होंगी, ऐसी कितनी टर्म्स होंगी हमारे पास में? 10 टर्म्स होंगी। आप चेक भी कर सकते हो अगर आपको ये फॉर्मूले को देखने में दिक्कत हो रही है, बट देखिए आपको अल्टीमेटली यूज इसी को करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो पूरी लंबी कहानी है। ठीक है, आप हर बार 10 टर्म्स होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप चेक करके देखो 23 आएगा, 21 आएगा, 19 आएगा, 17 आएगा, 15 आएगा। ठीक है, उसके बाद में 13 आएगा, उसके बाद में 11 आएगा, फिर आपके पास में 9 आ जाएगा, फिर 7 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा। यही तो है 5 7 9 11 13 15 17 19 21 और 23। कितनी टर्म्स हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, लेकिन आप सोच करके देखिए यही अगर लेंदी होता तो, अगर 35 40 जैसा आंसर आना होता तो हम वर्बली इसको प्रॉपर लिख करके कर सकते हैं क्या? जल्दी नहीं कर सकते हैं, हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन बेसिक सी चीजों को आप लोग याद रखें। ठीक है, चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या आ रहा है यहाँ पे हमें? द नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद 10 स्टूडेंट्स इन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो आपको नंबर ऑफ टर्म्स तो दे दिए कितनी 10। ओके, द फर्स्ट स्टूडेंट हैज 5 चॉकलेट्स। ठीक है, ए की वैल्यू 5 आ चुकी है, एंड द लास्ट स्टूडेंट हैज 50। ओके, लास्ट स्टूडेंट के पास में कितनी चॉकलेट्स है? 50। आपको क्या बोल रहा है? व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ चॉकलेट्स विद ऑल 10 स्टूडेंट? ध्यान रखना एपी के समेशन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और बेटा अभी अभी हमने देखा था कि tn का फॉर्मूला क्या होता है? tn क्या होता है? a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, और tn को ही हम क्या बोलते हैं? लास्ट टर्म भी बोलते हैं। तो आप सोच करके देखो, क्या इसको चेंज करके ऐसे लिख सकते हैं क्या? n/2 इंटू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, यस और नो? जिसमें से कि मुझे पता है कि a प्लस एन माइनस वन इंटू डी क्या है? लास्ट टर्म। ठीक है, अब आप सोच करके देखो, आपको सारी वैल्यूज तो पता है। n कितना है 10 अपॉन कितना 2, ब्रैकेट में a कितना है 5। ओके, प्लस लास्ट टर्म कितनी है 50। ओके, तो ये आपके पास में कितना आ गया 5 टाइम्स, और ये हो गया 55। 55 इंटू 5 कितना हो गया 275। ओके, तो सम ऑफ द चॉकलेट्स विद दीज स्टूडेंट्स इज गोइंग टू बी 275। राइट, इजी पीपल। ओके, आई होप मजा आ रहा है, आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं, दिक्कत नहीं आ रही है। अब देखिए गाइस, आज के वीडियो में यहाँ पे हमने क्लैट 2025 सॉरी CUET 2025 के क्वेश्चंस डिस्कस करे हैं। ठीक है, अब आने वाले दिनों के अंदर जो आपके पास में वीडियोस आएंगे उसमें हम और भी ऐसे ही क्वेश्चंस लेकर के आएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस, और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स को हम इसी तरीके से क्वेश्चंस के थ्रू ही कवर करने वाले हैं। ओके, तो बने रहिए, साथ में रेगुलर ज्वाइन करते रहिए। ठीक है, डेली बेसिस पे आपको ये फॉलो करना है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर एज वेल, शाम को 7 to 8 जीके के लिए, और बाकी सारे इंग्लिश, लॉजिकल और मैथ्स के वीडियो के लिए। ओके, सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड पीपल, थैंक्स अ लॉट, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स।